हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित चौक से वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस। आज मैं और लोकेश सर आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो जेई 2022 में स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक मास्टर स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो कोरोना के इस काल में यार बहुत लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से एक प्रॉपर इस साल तैयारी नहीं हो पाई। तो कुछ प्लानिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखो, प्लानिंग तो बहुत सारी आती है मार्केट में, लेकिन एक परफेक्ट प्लानिंग जरूरी है और सबसे जरूरी चीज़ क्या है उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना बच्चों। क्लियर है? तो लाइफ में केवल जेई की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टारगेट हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए रहती है और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन। क्लियर है बच्चों? तो देखो, आज मैं और लोकेश सर आपसे केमिस्ट्री का पूरा प्लान डिस्कस करेंगे। पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे कुछ पॉइंट्स, उसके बाद लोकेश सर आपको टाइम बाउंडेशन, प्रैक्टिस, थोड़ा सा ऑर्गेनिक वगैरह का आइडिया देंगे। मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक वाला आपसे डिस्कस करता हूं और किस तरीके से अपने को तैयारी करना है वो सारे पॉइंट्स हम दोनों मिलकर शेयर करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले अपन डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस अपनी रखते हैं। जैसे मोल है बच्चों, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पे मोल कैलकुलेशन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आनी चाहिए, है कि नहीं? स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस की बात करूं बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैलिटी, मोलैरिटी, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, इन सबका आपको एप्लीकेशन क्लियर होना चाहिए, उसके न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए। क्लियर है? आगे चलकर इसका यूज होता है। अब देखो, रिडॉक्स, यहाँ पे इक्विवेलेंट कांसेप्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। एन फैक्टर कैलकुलेशन आना चाहिए क्योंकि चैप्टर कनेक्टेड है सारे एक दूसरे से। रिडॉक्स का कई बार आयनिक में यूज हो जाता है, रिडॉक्स का आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा यूज है कि नहीं? तो रिडॉक्स आना चाहिए। आयनिक, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस आयनिक का, तो इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम भी आना चाहिए भाई, है ना? एनसीईआरटी में बहुत छोटी थ्योरी दी गई है उसकी, लेकिन अपन बहुत अच्छा एप्लीकेशन करते हैं इसके, काफ़ी एप्लीकेशन सीखते हैं जिससे अपने को फायदा मिलता है। क्लियर बच्चों? हाँ, थर्मो का तो जेई में अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, मेंस की बात करूं 2 या 3 क्वेश्चन भी जाते हैं, एडवांस में पैराग्राफ आ जाता है, अच्छा खासा न्यूमेरिकल फ्रेम हो जाता है, सब्जेक्टिव। क्लियर है बच्चों? तो इन टॉपिक्स पे आप वर्कआउट जरूर कर लेना यार, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे क्वेश्चन भी आता है और इसके रिगार्डिंग बताओ आगे कहानी भी जुड़ी हुई है अपनी किसकी? 12th क्लास की। क्लियर है बच्चों? अब मैं बात करूं, हाँ भाई, पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग, सर यही तो 2 है मेन 11th में, तो यही सब कुछ मेन है, मैं यही बोल रहा हूं। ठीक है? तो देखो, ब्लॉक केमिस्ट्री आगे चल के बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टी से कई सारी चीजें, सर आपको नहीं लगता कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो कंपैरिजन है एलिमेंट्स के बीच में, वो प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हो एक केवल यदि आपने पीरियोडिक पढ़ लिया, तो वहां आपकी जो दुनिया है बहुत आसान हो जाएगी पहले से। केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्राइंग सीखते हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सीखते हैं, ये सारी दुनिया अपनी वहां पे आसान हो जाएगी, सीधी सी बात है यार, है ना? तो वहां पे ऑक्सी एसिड पढ़ते हो, फास्फोरस के, सल्फर के, नाइट्रोजन के, वो यहीं पे अपन सीख लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो 12th की केमिस्ट्री के, 12th की इनऑर्गेनिक के अपन 11th में पढ़ लेते हैं, जिनसे अपनी 12th की इनऑर्गेनिक आसान हो जाती है। तो इन दोनों चीजों पे अच्छे से वर्कआउट करना जरूरी है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, आपसे कुछ पॉइंट शेयर करता हूं जो प्रिपरेशन में कमियां रहती हैं बच्चों के। क्लियर है? क्या कमियां रहती हैं? देखो, पहली बात तो आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, आप जिस इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो, जिस भी जहाँ का भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स का रिवीजन जरूरी है, उसका कंटिन्यूस रिवीजन, और जो चैप्टर रनिंग में उसको तो बिल्कुल डेप्थ में रिवीजन करते चलो, और उसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है उसी दिन लगाओ। क्लियर है बच्चों? साथ में आपको जब वो चैप्टर खत्म हो जाए तो एनसीईआरटी के की पॉइंट्स आपको मेंटेन करने हैं। अब देखो किस तरीके से अपना काम चलेगा, चैप्टर कंप्लीट हुआ, अपने नोट्स कंप्लीट और एनसीईआरटी के की पॉइंट्स कंप्लीट। क्लियर है? इसके मिला के आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे, बहुत फायदेमंद चीज है शॉर्ट नोट्स। क्लियर है? दर्द की गोली है ये, समझ रहे हो? दर्द की गोली है। कैसे? देखो बच्चों, कैसे यहाँ पे नोट्स और एनसीईआरटी के जो की पॉइंट्स है ना, वो शॉर्ट नोट्स में जाएंगे। कौन से पॉइंट्स जाएंगे नोट्स के? जिन फॉर्मूलाज को आप भूल जाते हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके दिमाग में नहीं रहते, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो काफी कंसेप्ट की लर्निंग देते हैं, वो आपके शॉर्ट नोट्स में चले जाएंगे। और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसकी तो अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, है कि नहीं? यहाँ से आप एनालाइज कर पाओगे कि भाई आपने जो सीखा उससे हो रहा है कि नहीं, वो होना जरूरी है, समझ रहा हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और भाई ये लोग मिस करते हैं टेस्ट का एनालिसिस। मैं तो हमेशा बोलता हूं टेस्ट के सॉल्यूशन मेंटेन करो और ऐसे क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो जिसको आप क्या करते हो, जहां पे आपसे गलती हुई है, जहां पे आपने कोई कंसेप्ट मिस किया है, इन्हीं को जब आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे होगे आपको रिवाइज करना होगा भाई। समझ में आ रहा है? तो इन सारी चीज़ों पे बच्चे वर्कआउट करो। डीपीपी एमपीपी के भी जो क्वेश्चंस हैं उस पर भी स्टार मार्क कर लो, जो डाउट है उसको क्लियर करो, है ना? उन डाउट का सोल्यूशन प्रॉपर मेंटेन करो और उनका रिवीजन करो कि भाई हम क्या कंसेप्ट मिस कर रहे थे। क्लियर है? अब लोकेश सर से आइडिया लेते हैं, वो अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर करेंगे, उन्होंने भी ये सब तैयारी करी है, तो वो आपसे बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी शेयर करेंगे बच्चों। ठीक है?
देखो बच्चों, अंकित सर ने अभी फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया, और इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी कि टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, किसी भी एग्जाम में देने जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, एग्जाम एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में तो होता है, जैसे जेईई मेंस अपना 3 आवर्स के अंदर होता है। अगर आप उस पेपर को अगर 3 आवर्स में कर लेते हो तो अच्छा रिजल्ट आता है। कभी कभार बच्चे उस ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं कर पाते तो कहते हैं कि सर पेपर लेंदी था। नहीं यार, पेपर ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, ये टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है जो बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे आप डीपीपी करते हो, एमपीपी करते हो, उसके ऊपर क्या रखा था, टाइम लिखा हुआ होता है कि इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है, वो हैबिट डाल लो। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अंकित सर ने बताया कि रिव्यू ऑफ द टेस्ट, मतलब रिव्यू ऑफ द टेस्ट का मतलब होता है कि आप एनालाइज करो टेस्ट देने के बाद कि मैंने क्या गलती की है, ताकि वो गलती क्या हो, नेक्स्ट पेपर में रिपीट ना हो। अगर आप क्या करते हो, अगर आप उस एनालाइज नहीं करते हो तो वो गलती क्या होती है, हर पेपर में रिपीट हो जाती है, और वो सेम गलती क्या होती है, एग्जाम वाले दिन भी रिपीट होती है ना। तो इसीलिए अगर आपको स्कोर इंक्रीज करना है तो आपको पेपर का रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। और दूसरी, अब देखो जैसे फिजिकल और इनऑर्गेनिक का सर ने बता दिया, अब मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेसिक स्टार्टिंग होती है अपना IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना, कॉमन नेम्स होते हैं, तो आपको वो अच्छे से लिखना आना चाहिए, बेसिक चैप्टर है। अगर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना सपोज आपको नहीं आता, तो जैसे कि आप 12th में आगे जो चैप्टर पढ़ते हो उसमें रिएजेंट की केमिस्ट्री होती है। अगर आप रिएजेंट की केमिस्ट्री आपको पता है, आपको पूछ लिया कोई कंपाउंड देके, है ना, पूछ लिया फाइनल प्रोडक्ट का IUPAC नेम क्या होगा, अब आपने प्रोडक्ट तो बना लिया बट आपको IUPAC नेम ही नहीं पता तो कैसे करोगे। तो इसलिए IUPAC सबसे बेसिक चैप्टर है, कॉमन नेमिंग आपको लिखना आना चाहिए। फिर बात करते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि रेजोनेंस होता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स होती है, और फिर एसिडिटी और बेसिसिटी, ये सब बेसिक चीज़ें होती है जो आपको आगे चैप्टर्स में हर 12th के चैप्टर में यूज़ होती है। तो ये सब आपको आना चाहिए। और ये जो आपको दिया हुआ है ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो NCERT में बेसिक टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके जो चैप्टर है उसमें है। तो सब ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। और फिर आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको, बाकी हम 12th में वापस रिवीजन तो कराते ही है। ठीक है बच्चों, और ये अब मैं फाइनली अंकित सर आपको कंक्लूड करना चाहेंगे। थैंक्स लोकेश सर कुछ आइडियाज़ देने के लिए। तो देखो बच्चों, तो अपन डिस्कस कर रहे थे, सर ने ही बताया टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ये सारे पॉइंट्स अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज से ही उस पर वर्कआउट करना चालू करो, है ना। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर हमने तो प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी, हमने तो कहीं कोचिंग ज्वाइन ही नहीं किया। तो उनके लिए देखो मैंने चैप्टर्स बता दिए हैं, आप इनको प्रॉपर NCERT के नोट्स पढ़ो। कुछ ATP का भी फ्री कंटेंट डला हुआ है, आप यूट्यूब वगैरह में वीडियोज़ देख सकते हो। तो उससे थोड़ा थोड़ा अपने आप को इनिशिएट करो तैयारी के लिए, है ना, मतलब अपने बेसिक थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करो। और इन चैप्टर्स पे जरूर फोकस करना है NCERT में, है ना। और ये पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग और जो भी मैंने बोला कि यूट्यूब में अपने वीडियोस उससे वर्कआउट कर सकते हो। हाँ, अपना एक अर्ली ग्लैडिएटर बैच भी आएगा जहाँ पे जो 11th के टॉपिक्स हैं उनको कवर अप किया जाएगा, है ना। अब ये 1-2 मंथ के अंदर आ जाएगा, अब टाइम एग्जैक्टली आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू ही बता दिया जाएगा। तो अपने को पता चल जाएगा कब से बैच चालू करना है, तो वहाँ से आप फिर से अपनी 11th की बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी चालू कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो तैयार हो, करोगे वर्कआउट, जो सारी चीज़ें बताई उस पर वर्कआउट करोगे ना यार, कर लेना, आपका बहुत फ़ायदा होगा और हमें भी बहुत मज़ा आएगा जब आपका रिजल्ट आता है। तो हम लोगों को बच्चों लिटरली बता रहे हैं कि बहुत खुशी होती है जब कोई स्टूडेंट शेयर करता है कि सर ये रिजल्ट आया, थैंक यू सर। तो यार सही बात बताऊं तो दोनों का फ़ायदा है, ठीक है, आपका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा, हमें तो खुशी मिलती है भाई, सीधी सी बात है। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।